नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मल्हार पुस्तक को, जिसमें हम पाठ 6 पर पहुंच गए हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी हमने पढ़ी है, एक टोकरी भर मिट्टी। उसके अभ्यास प्रश्नों में भी हमने एक भाग कवर कर लिया है। आज भाग 2 है, जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हीं को देखेंगे हम लोग आज। पहला प्रश्न है हमारे सामने, की और की में अंतर बताना है। यहाँ पर हम व्याकरण के प्रश्न जो हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसे यहाँ पर एक की दिया है और एक की दिया है, केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटी की है, जैसे हम देखते हैं ये, और एक बड़ी है। दोनों में क्या अंतर है, कब इसका प्रयोग करते हैं? तो चलिए, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यहाँ की एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला। संयोजक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह हमें बताता है कि क्या कहा गया है, क्या सोचा गया है और क्या देखा गया है आदि। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि संयोजक का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जोड़ना, योजक जिसे आप बोलते हो, ठीक है। किसी शब्दों को जोड़ना है, वाक्य को जोड़ना है, दो उपवाक्यों को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि अब इससे भरोसा है कि मतलब उसको और आगे जोड़कर इस वाले सेंटेंस को, ये जो बात कही गई है, इसके आगे की व्याख्या जब तक आप ये नहीं कहोगे ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। अब यहाँ की है संबंध सूचक, का की के, ठीक है। संबंध का की के अधिकरण में पर जो आप पढ़ते हो कारक चिन्ह, उसी में आता है की। यानी कि यहाँ लिखा ना वृद्धा की झोपड़ी, कि झोपड़ी का संबंध किससे है, वृद्धा के साथ। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह संबंध कारक है। और यहाँ पर देखिए इसका क्या बताया गया कि यह संयोजक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो कि हमें बताता है कि क्या कहा गया है, क्या सोचा गया है और क्या देखा गया है। तो दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ छोटा सा अंतर है, छोटी और बड़ी की मात्रा का। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक अंतर हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर यह संबंध बताने के लिए और ये वाक्य में जोड़कर उसकी और आगे की जो व्याख्या उसको क्लियर करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब आपको लगाने हैं, वृद्धा ने कहा। अब कौन सी आएगी कि वृद्धा ने कहा, जैसे क्या कहा गया है, क्या सोचा गया, क्या देखा गया। तो आप बताइए कि इसमें कौन सी की आएगी। वृद्धा ने कहा कि, क्या कहा गया है, क्या कहा कि वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, समझ में आ गया। दूसरा है वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई। अब पोती का संबंध, ठीक है, यहाँ पर है ना, किससे है कि वो चिंता ना हो जाए। तो यहाँ पर की आएगा, की नहीं होगा, वह अपनी पोती की नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है। अब इसी तरीके से सेंटेंस और भी दिए हैं जहाँ आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, वृद्धा ने प्रार्थना की। अब दो यहाँ पर आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, वृद्धा ने प्रार्थना की टोकरी को जरा हाथ लगाइए। इसी प्रकार से पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो यहाँ पर दोनों में ही की और की बड़ी आएगी। उसने यह सोचा कि, अब देखो क्या कहा गया, क्या सोचा गया, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगी कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा, तो यहाँ पर आपकी बड़ी है, पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। तो इस तरीके से हमने की और की का अंतर समझ लिया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया, मुहावरे दिए हमें। मुहावरे में पूछा गया है कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इसी में हमें इन्होंने क्या किया है, ये तो उन्होंने एक सेंटेंस बना के इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। जैसे यहाँ बाल की खाल निकालना, वकीलों की थैली गर्म करना, ठीक है। अपने इस तरीके से यहाँ पर जो हमें मुहावरे पहचानना है और पहचानने के बाद उनका क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर दिया है बाल की खाल दिया, तो यहाँ पर निकालने वाले का मतलब होता है वकील बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, दोबारा से मैं समझाती हूँ उस चीज़ को कि बाल की खाल निकालना, जैसे अक्सर आपने देखा होगा घरों में या आपस में
कभी छोटी छोटी बात हो जाती है, उस छोटी सी बात को कोई बहुत ज़्यादा खींचता है, बात में से बात निकालता रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्या बाल की खाल निकाल रहे हो, है ना। कि छोटी सी बात है उसको वकील ऐसे ही करते हैं, वो छोटी छोटी बात को क्या करते हैं, उसी में से बात निकालते हैं, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, दूसरा इसमें दिया थैली गर्म करना, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। एक तरीके से क्या, रिश्वत देना। जमींदारों ने वकीलों को बहुत सारा पैसा दिया था, अर्थात उनको रिश्वत दी, बहुत सारा पैसा देकर, जिससे कि वो अपना जो वकील है दांव पे चल के गलत तरीके से भी, वकील लोग क्या करते हैं, सही को गलत, गलत को सही भी कर सकते हैं, इतना उनके पास तर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर देखेंगे दिया है, बाल बांका ना होना, बाल बांका ना होना, कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुँचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना, बाल बराबर यानी कि बहुत सूक्ष्म या बहुत महीन या पतला, बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर, बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, बाल बाल बच गए, आप जैसे आप कोई साइड से गाड़ी निकल रही थी, आपने देख नहीं पाई, अचानक से बिल्कुल आपके पास से होकर निकल गई, तो आप क्या बोलते हैं, आज तो बाल बाल बच गए, मतलब आप किसी तरीके से थोड़ा सा बच गए। तो ये आपके पास मुहावरे हैं, और इन मुहावरों को हमें प्रयोग करना है एक वाक्य में, वाक्य बनाने के लिए बोला गया। तो जो मैं आपको वाक्य दे रही हूँ, इसके अलावा आप भी कोशिश करेंगे एक एक सेंटेंस बनाने की। जैसे पहला मुहावरा हमारे पास, बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होने का मतलब क्या होता है, देखेंगे, जैसे कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुंचना, कहते बाल बांका ना कर पाओगे तो हमारा, है ना। पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना, अब ये तो हमारा इसका, ये है हमारा मुहावरा, ये उसका अर्थ है, ठीक है, ये इसका अर्थ है, और ये इसका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। इस तरीके से आप पहले मुहावरा देखेंगे, फिर उसका अर्थ। तो इसके 3 अर्थ हैं, कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुंचा पाना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना, ठीक है, सुरक्षित रहना। तो यहाँ पर वृद्धा की झोपड़ी में आग लगने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से बाल बांका ना हुआ। तो इस तरीके से आप भी एक सेंटेंस बनाएंगे। अगला है हमारे पास, दूसरा यहाँ पर दिया है, बाल बराबर यानी कि बहुत सूक्ष्म। जैसे आप देखेंगे सर के बाल देखा आपने, कितना महीन कितना छोटा होता है, तो यानी कि बहुत पतला, बहुत कम, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म, ये तो हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये मुहावरा है, ये है इसका वाक्य। तो इसी तरीके से आप भी एक एक सेंटेंस बनाएंगे। जमींदार की सोच में बाल बराबर दया थी, जो बाद में दिखाई दी। जैसे कि पूरे कहानी में पढ़ा था हमने किस तरीके से कि उसको जरा भी उस वृद्धा पर दया नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाई, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी जो है टोकरी को थोड़ा सा उठा दो, तब थोड़ा सा दिखाई दिया कि हाँ उसने उस टोकरी को हेल्प करने के लिए उठाया। तो जरा सी दया थी, बहुत कम दया थी। अगला मुहावरा देखेंगे कि बाल बराबर फर्क होना, यानी कि जरा सा भी भेद होना, ठीक है, बहुत जरा सा भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर। जैसे यहाँ पर ये तो इसका अर्थ हो गया, फिर से ये हो गया हमारा मुहावरा नंबर 3, और ये क्या हो गया इसका वाक्य। जैसे वृद्धा और जमींदार की सोच में बाल बराबर फर्क था, यानी कि बहुत मामूली सा, बहुत कम, लेकिन दोनों का दुख एक जैसा था। अब देखिए आगे, बाल बाल बचना, बाल बाल बचने में देखेंगे कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचाने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना, यानी कि बाल बाल बचना, बहुत विपत्ति आते आते बच गई, बहुत नाम मात्र की। अब यहाँ पे फिर से एक वाक्य बनाया, आप लोग भी कोशिश करेंगे, एक एक सेंटेंस लिख के दिखाएंगे। जमींदार की गलती से वृद्धा अपनी झोपड़ी को खोने से बाल बाल बच गई, क्योंकि अंतिम में देखा हमने कहानी में किस तरीके से जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने झोपड़ी को वापस कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी हमने देखे थे मुहावरे, अभी हम क्या देख रहे हैं, वाक्य देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पकाऊंगी, पकाई और पका रही हूँ। तो जैसा कि हम टेंस में देखते हैं, टेंस में क्या होता है, टेंस में क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी तरीके से हिंदी में क्या होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ये 3 काल होते हैं। जिसका सामान्य तौर पर जो हम देखते हैं, अगर गा, गी, गे आ जाता है, गी, गे, तो ये क्या हो जाता है, भविष्य काल का। इसी तरीके से अगर है, हैं, ये क्या हो जाता है, वर्तमान काल का। और था में क्या हो जाता है, था, थी, थे, ये सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि भूतकाल का होता है। लेकिन इसके अलावा भी क्रिया को हमें कैसे पहचानना है, अगर हम देखेंगे इसके अलावा क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस कि क्रिया आपकी वर्तमान काल में हो रही है, या क्रिया आपकी पास्ट में हो चुकी है,
या क्रिया होने वाली है। ठीक है, यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चलता है कि कार्य के होने का समय काल है, यानी कि जो समय है वही काल है, वही टेंस है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, उसे ही हम काल कहते हैं। मुख्य रूप से ये कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर इसके हम अलग अलग और पार्ट पढ़ते हैं, जैसे वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद और भविष्य काल के भेद। तो यहाँ भूतकाल यह बताता है कि कार्य हो चुका है, यहाँ पर समाप्त, ये समाप्त होने के बाद हो रही, वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और ये होगा, समय आने वाला, ये होगा भविष्य में। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं इसको। देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए आप क्या दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। यानी कि आपको एक वाक्य दे दिया गया है, आपको बोला गया कि वर्तमान भविष्य में, यानी कि हमें टेंस चेंज करना है। प्रश्न दिया है, वह गिड़गिड़ाकर बोली। तो अब हमें पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि गिड़गिड़ाकर बोली, ये जो वाक्य है वो वर्तमान का है, भविष्य का है या भूतकाल का है। तो मैं आपको बता दूं कि आ, ई और ए जब इस तरीके की क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में ये जो आते हैं मात्राएं आ जाती हैं, तो ये भूतकाल की होती है। जरूरी नहीं कि आपको था मिले। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। जैसे मैंने बोला है आई, ठीक है, इसी प्रकार से आया, आया और आए, तो ये तीनों ही क्या है, हमारे भूतकाल की हैं क्रियाएं। तो हमें जब वाक्य पहचानना आ गया है कि ये भूतकाल का है, तो फिर हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया है कि हमें चेंज करना है वर्तमान काल में। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब है हो या चल रहा है समय, वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में वह गिड़गिड़ा कर बोल रही है, ठीक है, यहाँ पर आगे, यहाँ पर इसी तरीके भविष्य काल में देखेंगे, वह गिड़गिड़ा कर बोलेगी। ठीक है, ये अभी हुआ नहीं, होगा। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अभी मैंने आपको बताया था कि आ, ई और ए अगर क्रिया में है तो ये पास्ट की क्रिया होती है। ठीक है, भूतकाल की होती है। जैसे वर्तमान में इसको बदलना है वर्तमान में, तो उसने श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं, और भविष्य काल में क्या होगा, श्रीमान आज्ञा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, तो ये ई आ गया। ठीक है, तो ये भूत का है। वर्तमान में देखेंगे, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। भविष्य काल में क्या होगा कि उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। इसी प्रकार से और सेंटेंस हमारे सामने, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई थी। तो हुई आ गया, ई पास्ट में है, वर्तमान में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है। भविष्य काल में क्या होगा कि इच्छा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि झोपड़ी वापस दे दी। तो वर्तमान काल में वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। भविष्य काल की बात करें तो वृद्धा से क्षमा मांगेंगे, ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ, और वह वापस देंगे। तो गा गी गे भविष्य काल में है, रहा रही रहे हैं ये हमारे चल रहा समय वर्तमान होगा, और अगर पूर्ण हो चुका है तो पास्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है, वचन की पहचान। तो हमारे लिंग वचन काल ये हमारे व्याकरण में, तो यहाँ पर हमने काल पढ़ लिया है। ठीक है, अब वचन देख रहे हैं। तो वचन में क्या है, उनके मन में कुछ दया आ गई, उनकी आंखें खुल गई। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, इस तरीके से लिखा है खुल गई, और ये क्या है, गई। तो दोनों में क्या अंतर है, केवल ये हमें अनुस्वार का अंतर है, लेकिन वाक्य में अंतर है। नॉर्मल हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं। जब हम एक वचन की बात करते हैं तो जब एक होता है तो हम एक वचन लगाते हैं, और एक से अधिक जब हो जाते हैं तो बहुवचन बन जाता है, सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जहाँ पर एक वचन होते हुए भी अगर आदर सूचक है तो क्या बन जाएगा, वो बहुवचन। जैसे पिताजी आ रहा है, नहीं, क्या हो जाएगा, पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर जो अंतर है उसी के लिए हमें वचन की पहचान करनी है। अभ्यास प्रश्न दिए से देखेंगे, जैसे ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों है, आपस में चर्चा करके पता लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में अनुस्वार भर का अंतर उसके अर्थ में अंतर ला देता है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई या गई, तो हमने कहानी के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर गई आएगा। ठीक है, वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, बोली नहीं बोली। पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी नहीं है। उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। झोपड़ी में
बसी पुरानी यादों, ठीक है, वृद्धा को पुरानी यादें वृद्धा को रुला गईं। अब देखो यादें, यादें क्या बहुवचन है, तो यादों के लिए गईं, यानी कि उसकी बहुत सारी यादें, एक नहीं थी, मेमोरी उसकी बहुत सारी थी, तो रुला गईं। पाठक देख सकते हैं, यहाँ पर बहुवचन आ गया, कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक वचन और बहुवचन में अंतर देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया है, कहानी की रचना करनी है। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो। इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही हुई बात को अधूरा छोड़ दिया है। बात को अधूरा छोड़ने के लिए ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, जैसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। इस कहानी की कुछ विशेषता नीचे दी गई हैं, उनके उदाहरण कहानी से चुनकर लिखिए। तो विशेषताएं ऑलरेडी यहाँ पर दे दी गई हैं, हमें केवल उनके उदाहरण उसमें चुनने हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला दिया है प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर से प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर प्रश्नोत्तर किया गया उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। यह प्रश्न जमींदार को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए ये क्या होगी, प्रश्नोत्तर शैली होगी। दूसरा क्या है, वर्णनात्मक शैली। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये क्या है, एक तरीके से वर्णन किया जा रहा है। लेखक ने जगह और भावनाओं का ऐसा चित्र खींचा कि पाठक दृश्य को देख सकता है। उसकी आंखों से आंसू, ऐसे लग रहा है कि आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो। यह वृद्धा की भावना को साफ दिखाई देता है। भावनात्मक रूप से देखेंगे, कहानी में करुणा, पछतावा, प्रेम जैसे गहरे भाव दिखाई दे रहे। कृत कर्म का पछतावा कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। जमींदार का ये पछतावा क्या है, एक भावना है। पछतावा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से संवादात्मक, महाराज, संवाद मतलब बातचीत होना, महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। वृद्धा ने संवाद प्रभावी थे, मतलब वृद्धा ने किससे बोला, जमींदार से बोला। नाटकीयता, ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। एक तरीके से क्या है, नाटकीय, पूरा जैसे नाटकीय दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। चरित्र चित्रण, जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार का अहंकार स्वभाव दिखाता है। तो इस तरीके से कहानी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनसे रिलेटेड हमने जो कहानी में उदाहरण आए थे उनको यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शब्दकोश का उपयोग दिया है। शब्दकोश का उपयोग का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, क्या आप जानते ही हैं कि शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दों से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी में के अनुसार हैं, सबसे उपयुक्त उन पर घेरा बनाइए। वैसे तो शब्दों के अनगिनत अर्थ होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके जरूरी नहीं कि हमें हर शब्द का अर्थ पता ही हो, लेकिन कहानी के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि जो उपयुक्त अर्थ है, जिसे हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। शब्द एक, अर्थ अनेक, और एक मतलब जैसे हमने हिंदी में पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द, तो वही अनेकार्थी शब्द यहाँ पर बताया गया है कि अनेकार्थी श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। अब यहाँ पे धनी है, शोभायुक्त है, शोभामान है, संपत्तिशाली है, संपन्न, पुरुषों के नाम के पूर्वक आदर सूचक लगाए जाने वाला शब्द। तो श्रीमान का जो है प्रयोग किसके लिए कहा गया, एक तो धनी के लिए है, ठीक है, दूसरा शोभायुक्त भी है, शोभामान भी है, लेकिन हमें ये बोला गया है कि आपको कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त जोड़ना है। पुरुषों के नाम आदरपूर्वक, तो एक तरीके से यहाँ पर उन्होंने दो बोला है कि जो आदर सूचक शब्द है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वृद्धा जो है गरीब है, तो आदर सूचक शब्द के लिए उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है श्रीमान, और वो धनी है। शोभायुक्त भी वैसे अर्थ होता है, शोभावान भी होता है, शक्तिशाली और संपन्न। तो कहानी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संपन्न भी हैं, धनी भी हैं और पुरुष हैं, वैसे इसके ये भी अर्थ हो सकते हैं। आगे है, पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यहाँ पर कन्या के हमें और सब देखने, कन्या एक राशि का भी होता है, जैसे आप देखते हैं ना अलग अलग, तुला राशि, कन्या राशि, तो एक राशि का भी नाम है, लड़की का भी। तो यहाँ पर कहानी में लड़की के लिए है, ठीक है, और यहाँ कोई कहानी में ऐसा नाम नहीं दिया है कि उसकी राशि के लिए है, और दूसरा अविवाहित लड़की, बच्ची है छोटी, तो ये दो हम अर्थ लगा सकते हैं। वैसे ये भी अर्थ होता है, एक राशि का भी नाम है। नेक्स्ट दिया है हमें महल। तो महल के लिए देखेंगे, महल में क्या क्या होता है, एक तो जो जमींदार थे वो बहुत बड़ा उनका मकान जो था, तो यहाँ पर देखेंगे कि
राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा या बढ़िया मकान, तो ये एक तरीके से जिसे हम क्या कह सकते हैं, राजमहल। ठीक है, तो राजमहल भी हो सकता है। अंतःपुर की यहाँ कोई चर्चा नहीं कही गई है, ना ही पत्नी के लिए उतरने की जगह, तो यहाँ पर केवल हम इस पर टिक लगाएंगे। जमाने में देखेंगे, काल कि कई जमाने बीत गए, तो आप सुनते हो ना, कई युग, अवधि, तो यहाँ पर इस कहानी के आधार पर देखेंगे तो कहानी में क्या है, एक तो काल है, भी बहुत समय से है, बहुत अधिक समय से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसने बताया कि मेरे पति पुत्र सभी इसी झोपड़ी में रहे हैं। ठीक है, संसार जगत से कोई मतलब, राज्यकाल से कोई मतलब नहीं, अवधि से कर सकते हो कि समय के लिए आया। ठीक है, अतिकाल यानी कि बहुत लंबे समय से, तो ये हो गया। यही उसकी पोती, इसमें यहाँ पे आधार देखें, यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार है। तो आधार का मतलब क्या हो गया, सहारा हो गया। ठीक है, आलंबन भी होता है, ये नाटक पात्र यहाँ पे ऐसा कुछ वैसे होता है, पात्र का भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है ऐसा। आश्रय है, ठीक है, आश्रय देने वाला है, तो ये हो गया, या पालन करने वाला है। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अभी इसके और भी प्रश्न रह गए जो हम कमिंग वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।